सर आजकल अननोन गनमैन जो है वो बड़ा फेमस हो रहा है और जगह जगह पे जो ये टेररिस्ट कहलाते हैं इनको मारा भी जा रहा है। एक खामोशी, एक सन्नाटा है, पाकिस्तान मीडिया कोई बात नहीं कर रहा। न्यूज़पेपर्स वगैरह में, डॉन वगैरह में ये न्यूज़ आ जाती हैं। आपके ख्याल से कौन कर रहा है ये? क्या ये भारत की एजेंसीज आके मार रही हैं? अगर ऐसा है तो फिर हमारी एजेंसीज को पता क्यों नहीं लग रहा? या फिर आप समझते हैं कि हमारे ही लोग हैं जो इन लोगों को खत्म कर रहे हैं ताकि दोबारा एफएटीएफ में ना जाना पड़े और इस किस्म की जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है पाकिस्तान इन इन लोगों की वजह से जो दहशतगर्दी करते हैं उससे बच सके। देखिए, जहाँ तक ये चीज़ें हैं, अब मैं चूँकि इंटेलिजेंस का आदमी नहीं हूँ, तो मेरे लिए तो ये बहुत कहना मुश्किल है। देखो, बट क्वेश्चन यही है कि जो 2-3 खबरें हाल में हमारे सामने आईं, एक हरदीप सिंगर निज्जर की, जिनको कनाडा में मारा गया, और कनाडा का रिएक्शन आपने देखा। उन्होंने रॉ को उसमें इन्वॉल्व किया और उन्होंने एलिज भी किया कि इसमें भारत की ऑफ़िशियल एजेंसीज़ इन्वॉल्व थीं। इसी तरह अभी अमेरिका ने जो पनन साहब हैं, उनके बारे में भी यही कुछ कहा कि इसमें भारत के ऑफिशियल एजेंसीज का हाथ है। तो अगर ये जो फाइव आइज इंटेलिजेंस जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसको सामने रखते हुए हम देखें तो अम, बाद अस कयास नहीं है कि भारत ही इन्वॉल्व हो। पाकिस्तान में भी जो इस वक्त कार्रवाइयाँ हो रही हैं, मुमकिन है इसमें, मतलब मैं इसको रूल आउट नहीं कर सकता। तो सर हमारी एजेंसीज इतनी कमजोर हैं कि उन्हें पता ही नहीं लग रहा कि कोई आ रहा है और मार के जा रहा है। लेकिन जिन लोगों को मारा जा रहा है वो हमेशा से वांटेड में रहे हैं, वांटेड लिस्ट में रहे हैं और कहीं ना कहीं से टेररिज्म का इल्जाम उनके ऊपर रहा है। भारत में मोस्ट वांटेड भी रहे हैं। तो पाकिस्तान मेरे ख्याल है इससे तो सफाई हो रही है यहाँ पे। तो ऑपरेशन क्लीन अप का नाम दे देना चाहिए कि जो काम हमें करना चाहिए था वो एक दूसरी कंट्री के लोग आके करके और निकल भी जाते हैं और हमें पता नहीं लगता, क्योंकि सर अभी तक 10-15 लोग मारे जा चुके हैं। नहीं, लेकिन भारत देखिए ना, ये तो भारत का नुक्ता नज़र है ना कि ये लोग वांटेड हैं या इन पे इल्ज़ामात हैं। इल्ज़ामात को तो अदालत में पेश किया जाता है और वहीं पे कार्रवाई भी होती है, और अगर इल्ज़ाम अगर दुरुस्त साबित हो जाए तो फिर मुजरिम जो है वो फिर सज़ा का मुस्तहिक हो जाता है। लेकिन ये अपने तौर पे ही चीज़ें डिसाइड कर लेना, ये तो किसी मुल्क को हक नहीं देती। और अगर आपको शिकायत है या कोई प्रॉब्लम है, तो आप उस मुल्क से राब्ता कायम कीजिए। ये तो खुली दहशतगर्दी है मेरे ख़्याल में कि आप दूसरे ममालिक में जाके, चाहे वो कनाडा हो या अमेरिका हो, आप वहाँ जाकर लोकल्स को, लोकल ऑपरेटिव्स आप हायर करें, उनको पैसे दें। ये तो टेरर फाइनेंसिंग में आता है, ये तो मनी लॉन्ड्रिंग में आ रहा है। अब तो भारत को ख़दशा होना चाहिए कि वो कहीं भारत का रिव्यू हो रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इन तमाम चीज़ों को सामने रखा जाएगा और भारत को ग्रे लिस्ट में नहीं बल्कि ब्लैक लिस्ट में शामिल कर देना चाहिए। जिस किस्म की भारत कार्रवाइयाँ पूरी दुनिया में कर रहा है। और पाकिस्तान के पास भी आई एम श्योर, क्योंकि पाकिस्तान का देखिए ज़रा मामला डिफरेंट है। पिछले 20 सालों में भारत ने अफ़गानिस्तान को बहुत इस्तेमाल किया, और वहाँ पे बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन पाकिस्तान में जो बैंड हैं। आप चाहे टीटीपी की बात करें या बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी की बात करें, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की बात करें, तमाम ऑर्गेनाइजेशन हैं जो पाकिस्तान में बैंड हैं, लेकिन हम भारत में उनको इन सब जितने भी बलूचिस्तान के सो कॉल्ड लीडर्स हैं, उनको बड़ी रसाई हासिल है। और मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ फॉर अ फैक्ट कि किस तरह भारत इन लोगों को फाइनेंस भी करता है, इनकी फंडिंग भी करता है, और उसके मुख्तलिफ तरीके हैं। तो लेट्स होप कि भारत भी जो है, जिस तरह हमने एफएटीएफ में हमारे डोमेस्टिक लॉज वगैरह कमज़ोर थे, हम ग्रे लिस्ट में आए, लेकिन हमने अपने जो लूप होल्स थे उनको प्लग किया, बेहतर किया, हम निकल आए। तो भारत ने जो इस वक्त काम शुरू कर रखे हैं, बल्कि कई सालों से कर रहा है। पहले तो पाकिस्तान कहता रहा, पाकिस्तान तो यकीन नहीं कर सकता। अब कनाडा और अमेरिका, और जब से इनकी जो ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है, इन पे आया है, बात आई है, तो अब इन ये जागें और इनको भारत की हकीकत मालूम हो रही है, जो कि हमें तो हम पहले से हमेशा से ही मालूम थी। लेकिन सर ग्रे लिस्ट में तो हम गए थे, हमारे ऊपर जो है चाहे वो हाफिज सईद हो, मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम और न जाने कितने नाम हैं जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान में या भारत में बल्कि यूनाइटेड नेशन तक ने इनको टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है। वो पाकिस्तान से निकलते हैं। परवेज मुशर्रफ जो हमारे डिक्टेटर भी रह चुके हैं, उन्होंने भी अपनी बुक में भी कहा, इंटरव्यूज भी मौजूद हैं जिसमें उन्होंने कहा जी हमने जिहादी तैयार किए।
कश्मीर में भेजने के लिए, फ़लस्तीन में भेजने के लिए और इसी तरह की कई चीज़ें इवन इमरान खान लास्ट जो प्राइम मिनिस्टर गए हैं जो आजकल अरेस्ट हुए हैं उन्होंने कहा कि जी 40,000 से ज़्यादा हमारे यहाँ टेररिस्ट हैं और कई ये बातें कई लोग मानते भी हैं, दिखाई भी देती है। इंडिया से तो सर एक सिंगल बंदा हमें ऐसा नहीं मिला जिसको हम कहें कि जी ये टेररिस्ट है या यूनाइटेड नेशन ने उसको कहा हो। तो फिर हम कैसे भारत पे ये इल्ज़ाम लगा सकते हैं? नहीं, नहीं, भारत की बहुत सी ऑर्गेनाइज़ेशन दुनिया ने बैन की है और बड़े कंसर्न्स दुनिया में अगर आप इंटरनेशनल मीडिया पढ़ें, हुँ। तो बहुत से हैं। मिसाल के तौर पर बीजेपी का जो मिलिट्री विंग है बजरंग दल, वो तो बिल्कुल एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन है, बल्कि आरएसएस के खिलाफ भी प्रॉब्लम्स रहे हैं और ये कोई ऐसी वजह नहीं हुई कि भारत के इस वक़्त जो वज़ीर-ए-आज़म हैं जब चीफ मिनिस्टर थे, तो उनको वैसे ही उनपे वीज़ा बैन लग गया था पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग अमेरिका और यूरोप में। तो उसी को वजूहात तो थी कि इस किस्म के प्रॉब्लम्स उनको भी फेस करने पड़े, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ लगती कि हमने जो बार-बार हम पंगे लेते हैं भारत के साथ और हमने जो 4 जंगें की, उन वो सब की सब शुरू हमने की, खत्म उन्होंने की, वो अलग बात है। लेकिन उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी, उससे हमें हासिल कुछ नहीं हुआ। और उनके जिस प्राइम मिनिस्टर को हम सुबह-शाम बुरा-भला हमारे मीडिया में बल्कि आजकल तो एक फौजी जो हैं, उनकी भी एक वीडियो बड़ी वायरल है सोशल मीडिया पे जो कह रहे कि ज़ंजीरों में बाँध के लाऊँगा, पता नहीं उन्होंने करना क्या है मोदी जी का। तो उन्होंने जो 9-10 साल उनके गुज़रे हैं उनकी गवर्नमेंट के, उसी में उन्होंने सबसे ज़्यादा तरक्की की है भारत ने। हमारा तो हम जैसे आपने भी कहा कि 90s की आप बात करते हैं, लेकिन उसके बाद हमारे पास तो ना उससे पहले कुछ था और ना उसके बाद कुछ है। तो बजाए हम अपनी झूठी शान दिखाने के, हम इस बात को मान क्यों नहीं जाते? जो आदिल कावस जी जो बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हुआ करते थे कराची में, उन्होंने एक बार कहा था कि भारत से पाकिस्तान को ऐसे बिहेव करना चाहिए जैसे बड़े भाई से छोटा भाई करता है। हम ये अपनी चौधराहट खत्म क्यों नहीं कर देते? हम मान क्यों नहीं जाते कि ठीक है हमारा भारत से कोई मुकाबला भी नहीं है और अगर वो तरक्की कर रहा है तो उससे कुछ सीखने के बजाय हम सिर्फ़ और सिर्फ़ ये कोशिश क्यों होती है कि किसी तरीके से भारत को कोई नुकसान पहुँचा दें। कभी जो भी प्राइम मिनिस्टर आता है सबसे पहले यूनाइटेड नेशन में जाके कश्मीर, कश्मीर शुरू कर देता है और कश्मीर वाले जो हैं वो कहते हैं हमने पाकिस्तान के साथ रहना कोई नहीं। आपने अपने सवाल में इतने ज़्यादा सवालात उठा दिए हैं कि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गई है कि मैं भारत में कोशिश करता हूँ कि जवाब देने ताकि सर के। आप आराम से जवाब दें, मैं चुप करके अच्छा, बैठूँगी। चलिए देखिए, पहली बात आपने लफ़्ज़ इस्तेमाल किया कि पाकिस्तान पंगे क्यों लेता है। देखिए, पाकिस्तान ने कभी क्या पंगा लिया मुझे कोई ये समझा दे। पाकिस्तान तो चाहता है कि भारत के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक हों, हम अच्छे हमसायों की तरह रहें। बल्कि एक मौका तो ये था कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपना घर मुंबई में बेचा नहीं और इस इरादे से नहीं बेचा कि ताल्लुकात हमारे अच्छे हमसायों की तरह होंगे, हम आए-जाया करेंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन कश्मीर का तनाज़ा शुरू हुआ और भारत ने जिस तरह भी कश्मीर को लिया वो हम सब जानते हैं और फिर उसके बाद भारत खुद ही यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की आज भी मैं ज़ाती तौर पे ये मेरी असेसमेंट है और मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरा ये बिल्कुल एक व्यू पॉइंट है कि जब तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा हल नहीं होता, उसके बिना पाकिस्तान और भारत के दरमियान वो बाहमी एतमाद पैदा ही नहीं हो सकता, जो किसी भी रिश्ते की बुनियाद होता है। वो चाहे 2 अफ़राद मियाँ-बीवी के दरमियान की बात हो या फ़ैमिली के अंदर हो या 2 हमसाए ममालिक की बात हो, ये बाहमी एतमाद बड़ा ज़रूरी है। और हमने तारीख़ से अगर 75 साल की तारीख़ आप उठा के देखिए, तो उससे ये बात बार-बार कन्फ़र्म होती है कि जम्मू और कश्मीर ही एक वाहिद तनाज़ा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान और भारत इस हॉस्टिलिटी का शिकार हैं। अब भारत इस मसले को हल नहीं करना चाहता, वो जो उसने कमिटमेंट्स दी थी, उनको पूरा नहीं करना चाहता, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? अगर मकबूज़ा जम्मू और कश्मीर के लोग भारत के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाते हैं, जिस तरह फ़लस्तीनी इसराइल के खिलाफ उठाते हैं, तो इसमें पाकिस्तान का क्या कसूर है? पाकिस्तान एक यकीनन स्टेक होल्डर है, लेकिन असल स्टेक होल्डर तो कश्मीरी हैं। अगर भारत को इतना जिस तरह आपने भी कहा कि कश्मीर के लोग अब जाना चाहते हैं, भारत के साथ रहना चाहते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं तो अक्सर अपने भारत के दोस्तों को यही कहता हूँ कि अगर आपको इतना एतमाद है कि कश्मीरी आपके साथ खड़े हैं, आज़ाद जम्मू और कश्मीर के लोग भी आपके साथ मिलना चाहते हैं, गिलगित-बल्तिस्तान के मिलना चाहते हैं, तो खुदारा यार प्लेबिससिट करवा दीजिए। आज़ाद जम्मू और कश्मीर भी ले लीजिए, गिलगित-बल्तिस्तान भी ले लीजिए, सारे मामलात ख़त्म हो जाएँगे।
اور ہم اچھے لوگوں کی طرح رہیں گے۔ جہاں تک یہ کہ جی ہم بھارت کو تسلیم کیوں نہیں کر لیتے بڑا بھائی؟ ہم بڑا بھائی تب تسلیم کر لیں گے جب بھارت بڑے بھائی کی طرح اپنا کردار ادا کرے گا۔ بھارت اس وقت بڑے بھائی کی طرح اپنا کردار ادا نہیں کر رہا، وہ بلی کی طرح اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ وہ ریجن میں ایک بلی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کا ریجن میں تمام لوگ اس کے پیچھے چلیں، اس کی بات مانیں۔ پاکستان یہ نہیں کر سکتا۔ پاکستان ہم بڑے ہماری بھی ایک سیلف اسٹیم ہے، ہم بھی کوئی چھوٹا موٹا ملک نہیں ہے، 230 23 24 کروڑ لوگوں کا ملک ہے یہ، ہم بھی نیوکلیر پاور ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ پاکستان نے کوئی اچیو دنیا میں نہیں کیا، ہم نے بہت کچھ اچیو کیا ہے بجا بجا نامساعد حالات کے باوجود بھی، اور ہمیں اپنے ایک 75 سالہ تاریخ میں فخر ہونا چاہیے۔ جب پاکستان بنا تھا تو وی لٹرلی اسٹارٹڈ فرام اسکریچ، لٹرلی فرام اسکریچ۔ ہمارے پاس تو آفس میں سے کامن جو پنس ہیں وہ بھی نہیں تھی، اور ہم یہ جو کانٹے تھے ان سے کاغذ کو جوڑا کرتے تھے، جو ہمارے بڑے بزرگ ہمیں بتاتے ہیں۔ تو ایسی بات نہیں ہے، پاکستان نے بہت کچھ اچیو کیا ہے، ہم بھارت سے بہت آگے ہوتے۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، اگر ہمارے ہاں سیاسی استحکام ہوتا، ہم نے وقت پہ لینڈ ریفارمز کر لیے ہوتے، اپنی تھوڑا بہت ایجوکیشن پہ توجہ دی ہوتی، لیکن اس کے باوجود کہ ہم نے ان چیزوں پہ توجہ نہیں دی، لیکن پھر بھی ہم نے ایک مقام حاصل کیا ہے اسلامی دنیا میں، اور ہمیں اس پہ فخر ہونا چاہیے، اپنے آپ کو اتنا انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اور جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، بھارت اگر بڑے بھائی کا کردار ادا کرے گا تو ہم شاید اس کو تسلیم بھی کر لیں، لیکن جب وہ بلی کرے گا تو بلی کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو پھر مارنا ہی چاہیے، اس کو اس طرح تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن سر فرق تو ہوتا ہے، ایک کنٹری جو ہے وہ پیسے دے کر سامان لے رہی ہے، دوسری جو ہے وہ ادھار لے رہی ہے، اور یا پھر کسی طریقے سے قسطوں پہ پیمنٹ دے رہے ہیں اور لوگوں سے پیسہ مانگ رہے ہیں بار بار۔ ہم نے تو نہیں دیکھا کہ آئی ایم ایف کے پاس ایک بار سے زیادہ کبھی بھارت گیا ہو سکتا ہے 2 بار گیا ہو، مجھے ایک ہی بار کا معلوم ہے، لیکن اس کے بعد میں نے نہیں دیکھا اپنی کنٹری کو۔ میں نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے میں یہی سن رہی ہوں کہ آئی ایم ایف کے پاس ہے، اور یا پھر ورلڈ بینک سے مانگ رہے ہیں یا سعودی عرب سے مانگ رہے ہیں، اب چائنا کو چونا لگا رہے ہیں۔ تو سر کیسے، مطلب کیسے آپ کمپیئر کر سکتے ہیں کہ جی ہم بڑے اسٹرانگ ہیں اور ہماری بڑی عزت ہے؟ کبھی بھکاری کی عزت ہوتی ہے کیا؟